चलो बच्चों, फंजाई के नेक्स्ट क्लासेस पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज कंप्लीट किया था। अब इस क्लास में हम इसमें दो क्लासेस और बची हैं इसकी, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पहले देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को। बेसिडियोमाइसिटीज थर्ड एंड काफी ज्यादा डेवलप्ड क्लासिफिकेशन क्लास है फंजाई की। अगर जो हम इसका हैबिटाट देखें तो ये भी आपको उन सारी जगह पे मिलता है जहां पे आपने नॉर्मल क्लासिफिकेशन, नॉर्मल जो फंजाई का हैबिटाट पढ़ा है, दैट इज सैप्रोफाइटिक होगा। तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर इजीली जहां पे इसको डैम्पनेस एंड जैसे आप कह सकते हैं वार्मथ एंड मॉइस्चर जहां इसे मिलेगा वहां पे इजीली डेवलप कर जाएगा। और अगर जो पैरासाइटिक फॉर्म है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एंड अंदर आपको मिलेगा। इनको जनरली हम बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली आप एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई हम इनको कॉमनली बोलते हैं। अब अगर जो हम बेसिडियोमाइसिटीज के हैबिटाट के बाद इसकी बॉडी की बात करें तो इसमें जो हाइफा और माइसीलियम होता है जनरली वो सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच बॉडी इसकी आपको मिलेगी। इस तरीके से हाइफा ब्रांच होगा एंड सेप्टेट होगा। ये हाइफा की बॉडी हो गई और माइसीलियम हो गया। अब हम आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंजाई के अगर जो बेसिडियोमाइसिटीज के अगर जो हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड जो बहुत कॉमनली आपने पढ़ा है फंजाई में, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ये आपको फंजाई में बेसिडियोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो मेथड हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरली जो हम बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉनिडिया स्पोर फॉर्मेशन। तो याद रखना कॉनिडिया स्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज में टोटली एब्सेंट होते हैं। कभी भी बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉनिडिया स्पोर्स नहीं बनाता है। बेसिडियोमाइसिटीज में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फ्रेगमेंटेशन मेथड है वही इसका एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम इसे कहेंगे। तो बेसिडियोमाइसिटीज के बाद जो यहाँ पे जो बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम मेथड्स देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को यहाँ पे बोला जाता है हाइफल कॉन्जुगेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक फ्यूजन भी आप इसे बोल सकते हैं। सोमैटिक फ्यूजन में देखिए क्या होता है, जो डिफरेंट दो अलग अलग हाइफा स्ट्रेन के, जैसे मान लीजिए एक हाइफा आप पॉजिटिव स्ट्रेन बोल रहे हैं, दूसरा हाइफा आप बोल रहे हैं नेगेटिव स्ट्रेन। इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम अलग अलग स्ट्रेन इंडिकेट करने के लिए बोल रहे हैं कि टू डिफरेंट टाइप्स के जो हाइफा होते हैं स्ट्रेन के, फर्टाइल हाइफा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे इनिशियली होगा प्लाज्मोगैमी का मतलब इनिशियली इन दोनों स्ट्रेन का जो हाइफा है उसमें केवल प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा। इसके कारण यहाँ पे जहां पे प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुआ है वहां पे आपको एक हाइफा के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म में आपको दो न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगी डाइकैरियन फेज। ये आ गई यहाँ पे डाइकैरियन फेज। इस डाइकैरियन फेज के बाद अगर जो हम देखें तो यहाँ पे कुछ टाइम, काफी टाइम तक ये डाइकैरियन फेज परसिस्ट करेगी और डाइकैरियन फेज काफी टाइम तक परसिस्ट करने के बाद देन यहाँ पे कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर जाएगा। न्यूक्लियस के फ्यूजन से यहाँ पे 2n बन जाएगा, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंजाई जो है उसकी लाइफ साइकिल की जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इसका मतलब ये हाइफा जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में यहाँ पे डाइकैरियन फेज में जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेंगे। फिर फर्दर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस इस तरीके से क्लब लाइक बॉडी बनाता है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। एलिवेट होगा और एलिवेट होके ऐसे क्लब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। ये इस तरीके से क्लब लाइक बॉडी की फॉर्मेशन करता है और इस क्लब लाइक बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियम। ये बेसिडियम क्लब शेप जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है इसके कारण ही इसको यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली क्लब फंजाई बोला जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिडियम बना इसके अंदर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे परफॉर्म करेगा मियोसिस। मियोसिस परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे मियोसिस परफॉर्म हो जाएगा। इस मियोसिस के बाद जितने भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे वो हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बेसिडियम के ऊपर टिप पे
अरेंज हो जाएंगे, यानी कि टिप पे फॉर्मेशन होगी इनकी। तो दीज स्पोर्स आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। इन स्पोर्स को हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये बेसिडियम जो स्ट्रक्चर है, क्लब शेप जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर बन रहे हैं, इसीलिए हम बेसिडियोस्पोर्स को बोलते हैं दीज आर एक्सोजीनस स्पोर्स। इनको एक्सोजीनस स्पोर्स बोला जाता है। ये आ गया स्ट्रक्चर बेसिडियोस्पोर्स। अब ऐसे ही बहुत सारे फर्टाइल हाइफा जो हैं वो बेसिडियम पाउच बनाएंगे, जिसमें बेसिडियम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें कि बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। फर्टाइल हाइफा एंड स्टेराइल हाइफा, इनफर्टाइल हाइफा, ये सब मिलके आपस में एक जो है फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। द फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है, वो जनरली आपको जो मशरूम हम खाते हैं उसमें जो क्लब लाइक बॉडी पूरी आपको दिखाई देती है, वो बेसिडियोकार्प है। बेसिडियोकार्प, इसका एक क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में, उत्तराखंड पीएमटी में क्वेश्चन आया था कि मशरूम का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे, अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे। तो हमेशा कार्प जो पार्ट होता है, CARP जिसमें होता है, वो फ्रूटिंग बॉडी होती है जनरली, और ये हमेशा एडिबल पार्ट होता है। किसी भी फंजाई का, जो भी आपने एडिबल फंजाई पढ़े होंगे जितने भी, उन सब में जो एडिबल पोर्शन होता है उसके लास्ट में हमेशा याद रखना कार्प लाइक जो भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा वो हमेशा एडिबल होगा। तो एगैरिकस या जो भी एडिबल फंजाई का अगर जो आप पे क्वेश्चन आता है, तो बेसिडियोमाइसेटीज के मेंबर है अगर जो, तो बेसिडियोकार्प आ जाएगा। अगर जो वो एस्कोमाइसेटीज के मेंबर हैं, जैसे पफ बॉल्स वगैरह हो गए, तो इनमें आ जाएगा एस्कोकार्प। ये आ जाएंगे बेसिडियोकार्प। अब इसके बाद देखिए, इसके एक आध एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के ही एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला आ जाएगा अस्टिलैगो। अस्टिलैगो ये एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज स्मट डिजीज। सीरियल प्लांट में स्मट डिजीज कॉज करेगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसका पक्सीनिया। पक्सीनिया एक फंगस जो डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज रस्ट डिजीज। जनरली ये डिजीज सीरियल प्लांट में करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये डिजीज जो है आपको वीट में दिखाई देती है। वीट प्लांट में बहुत कॉमन है डिजीज। इसके अलावा पक्सीनिया के अलावा यहाँ पे आ जाएगा एगैरिकस। ये 3 ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बेसिडियोमाइसेटीज में तीनों आप याद कर लेना। एगैरिकस ये डिजीज कॉज करता है, ये डिजीज नहीं कॉज करता, सॉरी, ये एडिबल मशरूम होता है, एडिबल मशरूम। तो ये आ गए आपके 3 डिफरेंट फंजाई ऑफ बेसिडियोमाइसेटीज। तो बेसिडियोमाइसेटीज डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फंजाई का, लास्ट जो क्लास है फंजाई की वो है आपकी ड्यूटेरोमाइसेटीज। लास्ट क्लास ऑफ फंजाई इज ड्यूटेरोमाइसेटीज। ड्यूटेरोमाइसेटीज इसको हम कॉमनली बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इट इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो लगभग वही है जो आपने एस्कोमाइसेटीज और आपने बेसिडियोमाइसेटीज में जो पढ़ा। ब्रांच्ड हाइफा जो सेप्टेट है वो मिलेगा आपको, माइसीलियम इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, ब्रांच्ड होता है। और इसकी जो बॉडी है, इसका जो हैबिटाट है वो वही है डैम्प एंड मॉइस्चर वाली कंडीशन, और जो आप कहेंगे वार्मथ वाली कंडीशन में मिल रहा है। सैप्रोफाइटिक की तरह भी होता है, पैरासाइटिक की तरह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्यूटेरोमाइसेटीज की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये कि ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आपको मिलेंगे उनमें किसी भी टाइप के सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई भी मेथड यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। हमने 3-4 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है हाइफल कॉन्जुगेशन, जैसे बेसिडियोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज में आपको सोमैटिक फ्यूजन और हाइफल कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमने फाइकोमाइसेटीज में एक पढ़ा है जिसमें जाइगोस्पोरेंजियम बनता है, जिसके अंदर जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा हमने ओमाइसेटीज पढ़े थे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स, जिसमें कि ऊस गोनियम के अंदर ये ओमाइसेटीज बनता है। तो इन चारों टाइप्स में से, तीनों टाइप्स में से आपको कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ड्यूटेरोमाइसेटीज में नहीं मिलता है, इसीलिए हम ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर्स को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। अगर जो ड्यूटेरोमाइसेटीज के किसी मेंबर में, मान लीजिए आपने कोई मेंबर जो है ड्यूटेरोमाइसेटीज में रखा हुआ है और उसके बाद आपको उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स बनते हुए दिख रहे हैं काफी टाइम के बाद,
तो आप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पोर्स, जिस टाइप के स्पोर ये फॉर्म कर रहा है और किस टाइप के मेथड से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उस बेसिस पे आप उसको उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंजाई में, क्लासेस ऑफ फंजाई में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अगर जो बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं तो आप उसे बेसिडियोमाइसिटीज में रखिए, एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज में रखिए, जाइगोस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स बन रहे हैं तो आप उसे प्लेस करिए फाइकोमाइसिटीज में। तो ये हो गए इम्परफेक्ट फंजाई का कहने का कारण। ड्यूटेरोमाइसिटीज का यही क्वेश्चन एक बार उत्तराखंड पीएमटी में क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन ही था बल्कि ये इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई और क्लास ऑफ फंजाई इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, तो उसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज आंसर था। आपको मालूम है इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इजी अटेम्प्ट है करना, इजी अटेम्प्ट है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज में अब हम देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। ए सेक्सुअली ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ये वेजिटेटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फ्रेगमेंटेशन। दूसरा इसमें ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स कॉनिडिया भी बन सकते हैं, और कॉनिडिया ये दोनों टाइप के बनाता है, 2 डिफरेंट टाइप्स के। कुछ कॉनिडिया लार्ज साइज होते हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्रो कॉनिडिया और मेगा कॉनिडिया। अगर जो कोई कॉनिडिया स्मॉल साइज होगा तो उसको आप बोलेंगे माइक्रो कॉनिडिया, माइक्रो कॉनिडिया। तो ये कॉनिडिया स्पोर्स इसमें बनेंगे फ्रेगमेंटेशन के अलावा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट वन इज इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स में एक दे रखा है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया इट कॉज द डिजीज, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम। अल्टरनेरिया डिजीज कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये डिजीज कॉज करेगा। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में आपका कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम ये डिजीज कॉज करता है। भी आपने गन्ना खाया होगा तो गन्ने को छिला होगा तो उसमें अंदर आपको रेड रेड सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, रेड लाल पड़ जाता है गन्ना अंदर से, तो वो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये कॉलिटोट्राइकम फंजाई की वजह से होती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें आपके एनसीईआरटी में एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है, सो हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपकी 12th क्लास की बुक में चैप्टर है माइक्रोब्स वाला जो टॉपिक है, उसमें बायो कंट्रोल मेथड्स ऑफ बायो कंट्रोल पेस्ट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक दे रखा है उसमें ट्राइकोडर्मा हिराजियम एक स्पीशीज दे रखी है। जनरली ट्राइकोडर्मा को हम यूज करते हैं सॉइल में जो डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस हैं या फंजाई हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा, ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करेगा जैसे सॉइल में किसी भी प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास कोई दूसरे फंजाई का इन्फेक्शन इजीली ना हो सके। तो ये आ गया आपका फंजाई हमने कंप्लीट कर लिए। फंजाई के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा इज जिसे आप कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दो चीजों के बीच में, बिटवीन फंजाई एंड फंजाई के बीच में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा में डिफरेंट फंजाई पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर का पार्टिसिपेशन हमने देखा है ज्यादातर इसमें। माइकोराइजा में देखिए दो एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर जो होता है तो उसमें दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पाइन प्लांट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑर्किड प्लांट्स में भी ये देखा जाता है। इसमें जनरली अगर जो कोई प्लांट है तो वो उसे फंजाई जो उसके साथ में एसोसिएटेड है उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे प्लांट विल प्रोवाइड, प्लांट प्रोवाइड करेगा फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा फंगस को। इसमें अगर जो दूसरा एसोसिएटिंग मेंबर अगर जो हम देखें फंजाई,
तो फंजाई क्या चीज प्रोवाइड करेगा? फंजाई विल प्रोवाइड, एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स। इनमें जो मेनली जो मिनरल प्रोवाइड किया जाता है वो होता है फॉस्फेट। मिनरल्स में फॉस्फोरस मिनरल बहुत ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कर देता है फंजाई इसको। और इसके साथ साथ अगर जो किसी प्लांट के रूट्स में कोई फंगल एसोसिएशन है तो उसको दूसरे फंगल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फंजाई, अदर फंजाई से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगी। सर आपने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो एक कॉमन एग्जाम्पल है इसका, पाइनस प्लांट। पाइनस पाइन प्लांट, ये हिली एरियाज में आपको इजीली, चीड़ के पेड़ जो पाइन प्लांट इजीली आपको देखने के लिए मिलते हैं हिली एरियाज में। पूरे पहाड़ों में आप कई जगह देखेंगे पाइन फॉरेस्ट है। तो ये जो पाइन प्लांट है जहां ये होता है, आपको मालूम है वहां पे वाटर रिसोर्सेज जो है वो जनरली सारे खाली हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पाइन प्लांट के रूट में फंजाई जो प्रेजेंट है वो वाटर को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट को प्रोवाइड करेगा, मिट्टी में वाटर को नहीं रहने देगा। इसके साथ साथ क्योंकि पाइन प्लांट में फंजाई है रूट्स में, तो रूट जो है वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाती है इजीली सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और वहां पे उन्हीं जगह में आपको लैंडस्लाइड्स और इस टाइप की सॉइल इरोजन जो है वो बहुत कॉमन होता है उन जगह पे। तो माइकोराइजा ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द RH व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एक बचता है, तो वो दोनों किंगडम आपका पूरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो है प्लांट किंगडम पूरा डिटेल है, एनिमल किंगडम का फोर्थ चैप्टर वो भी पूरा डिटेल है। इसमें हम कुछ चीजें RH व्हाइटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं रखी थी, जैसे RH व्हाइटेकर ने लाइकेंस को प्लेस नहीं किया था, इन्होंने वायरसेस, वायरोइड्स और इसके अलावा प्रायॉन्स को अपने क्लासिफिकेशन को में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर नहीं रखा था। तो उसका क्या कारण है और उसको क्यों नहीं प्लेस किया था? देखिए लाइकेन को तो इसलिए प्लेस नहीं किया गया था क्योंकि लाइकेन एक एसोसिएशन है, एक सिंपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरा, इसमें जो वायरसेस हैं और वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। जब उनको होस्ट प्रोवाइड होता है तभी वो लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। होस्ट की बॉडी के बाहर जो है वो जिसे आप कहेंगे नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम आउटसाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कुछ मेंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। इनमें पहले हम लाइकेंस को देखते हैं। लाइकेंस, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, सिम्बायोसिस बिटवीन, दो के बीच में सिम्बायोसिस है। एक तो आ जाएगा फंजाई और दूसरा आ जाएगा एल्गी। इसमें फंजाई वाला जो कंपोनेंट होता है इसको आप बोलते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, और जो एल्गी वाला कंपोनेंट होता है इसको आप बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। यहाँ फंजाई प्रोवाइड करता है एब्जॉर्ब करके वाटर, मिनरल, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्ब करके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, एल्गल कंपोनेंट को शेल्टर प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो फाइकोबायोन्ट मतलब जो एल्गी वाला कंपोनेंट है ये प्रोवाइड करेगा, विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और जिसे आप कह सकते हैं फूड एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड करेगा। जनरली जो मेंबर्स ऑफ फंजाई माइकोबायोन्ट में यहाँ पे आ रहे हैं लाइकेंस की फॉर्मेशन के लिए, दीज आर द मेंबर्स ऑफ, ये जनरली मेंबर्स होते हैं ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। अगर जो वो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं तो आप उन्हें बेसिडियोलाइकेन बोलेंगे, और अगर जो वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं तो आप उन्हें एस्कोलाइकेन बोलेंगे। तो ये दो मेंबर आते हैं। एल्गी में जनरली देखने के लिए जो मेंबर्स मिलते हैं वो होते हैं आपके क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स आपको साइनोबैक्टीरिया, ये जनरली आप देखेंगे फाइकोबायोन्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है उसमें जनरली जो पार्टिसिपेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो फंजाई का होता है। तो फंजाई ही रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों का कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर जो हम कह रहे हैं फंजाई ही पार्टिसिपेट करेगा तो या तो बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे या फिर एस्कोस्पोर्स मिलेंगे। तो ऐसे आप बोलेंगे अच्छा फिर इसका मतलब जब ये जर्मिनेट होंगे स्पोर्स तो फिर तो केवल फंजाई बनेगा। जब ये जर्मिनेट होंगे स्पोर्स तो फिर ये किसी
एल्गी के कांटेक्ट में आते हैं, सूटेबल एल्गी का कांटेक्ट में आएंगे और फिर ये लाइकेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको कई लाइकेन्स की देखने के लिए मिलेगी। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाला जो लाइकेन है वो है रोसेला। रोसेला एक लाइकेन ऐसा है जिससे कि लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा, एसिड बेस इंडिकेटर होता है जो पीएच इंडिकेट करने में मदद करता है। रोसेला लाइकेन से हमें लिटमस पेपर मिलता है। एक असनिया लाइकेन होता है, असनिया लाइकेन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर, और इसको हम फॉरेस्ट फायर लाइकेन भी बोलते हैं। ये इजीली कंबस्टिबल लाइकेन है, इजीली इन्फ्लेमेबल है और जल्दी से आग पकड़ लेता है, काफी दूर से भी आग पकड़ लेता है। तो ये हो गए दो एग्जांपल लाइकेन के। इसके अलावा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइकेन की, ये तो हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में और भी लाइकेन है, वो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ आपके एनसीईआरटी में वो नहीं दे रखे हैं। हालांकि ये भी नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट ये एज अ जनरल भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें अगर जो आप लाइकेन की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो लाइकेन जिस भी जगह पे होता है वहां पे वो इंडिकेट करता है किस चीज का, जो एयर में SO2 पोल्यूशन है उसका इंडिकेटर होता है। अगर जो एयर में सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है तो वहां पे आपको लाइकेन नहीं मिलेगा। केवल लाइकेन उन्हीं जगह में मिलता है जो जगह SO2 पोल्यूशन फ्री जोन्स होती हैं। इसका मतलब कहीं लाइकेन मिल रहा है आपको तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो प्लेस, वहां पे एयर टोटली फ्री है फ्रॉम SO2 पोल्यूशन। लाइकेन का एक और यूज होता है कि कुछ लाइकेन होता है क्रस्टोज लाइकेन उनको हम बोलते हैं। जैसे ग्राफिस एक लाइकेन होता है, वो क्या करता है, पत्थरों के ऊपर इजीली ग्रो कर जाता है और धीरे धीरे करके पत्थरों को तोड़ना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नेचुरल वेदरिंग ऑफ या बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइकेन्स अलोंग विद द ब्रायोफाइटा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेरार्क सक्सेशन, जो आपने पढ़ा था 12th क्लास में, आपने पढ़ा होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन में। एक जेरार्क सक्सेशन होता है। जेरार्क सक्सेशन का मतलब है धीरे धीरे करके स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारी अगर जो पथरीली जमीन है, पत्थर है कहीं पे, तो वो भी कुछ टाइम के बाद फॉरेस्ट में कन्वर्ट होंगे बाय नेचुरल फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। और अगर जो कहीं पे वाटर है तो वो वाटर बॉडी भी कुछ टाइम के बाद फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगी, इसको हम सक्सेशन बोलते हैं। अगर जो सक्सेशन पानी में होता है तो उसको आपको मालूम है कि हाइड्राक सक्सेशन बोलते हैं, और अगर जो सक्सेशन पथरीली जमीन में और पत्थरों में होता है तो उसको हम जेरार्क सक्सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेरार्क सक्सेशन के लिए। तो ये हो गई लाइकेन की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो बताई। SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर, द लाइकेन्स ग्रो ओनली इन द प्लेसेस विच आर फ्री फ्रॉम SO2 पोल्यूशन एंड द लाइकेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेरार्क सक्सेशन। ये हो गया लाइकेन्स कंप्लीट। लाइकेन्स के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें वायरसेस। वायरस इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। वायरसेस जो होते हैं, इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो करी थी एक साइंटिस्ट ने, डीजे इवानोस्की साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवरी करी थी वायरसेस की। सबसे पहला जो वायरस डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज टोबैको मोजाइक वायरस, TMV। ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ है। TMV इन्होंने डिस्कवर किया था टोबैको प्लांट में। इन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट में जो है मोजाइक डिजीज हो रही है और उसका कॉजुअल एजेंट इन्होंने उसको नाम दे दिया कि टोबैको मोजाइक वायरस है। हालांकि कंफ्यूज थे अबाउट द डिजीज के कॉजुअल एजेंट कौन है। इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कि कॉजुअल एजेंट क्या बैक्टीरियाज हैं या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने क्या किया, एक फिल्टर यूज किया। उस फिल्टर को हम बोलते हैं चैम्बरलैंड फिल्टर उसको बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी में इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बोल रखा है। एक ऐसा फिल्टर होता है जिसको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी क्रॉस नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया था, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, वो भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अब इन्होंने क्या किया, इस फिल्टर में TMV को डाल के देखा, वायरसेस को प्लेस करके देखा, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वायरसेस जो है इस फिल्टर को क्रॉस कर जा रहे हैं, बैक्टीरिया इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वायरसेस का साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। तो इन्होंने कहा ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जिनका साइज और भी ज्यादा छोटा है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया हैं उनसे भी स्मॉल साइज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। उसके बाद फर्दर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज एमडब्ल्यू वेजरनिक। एमडब्ल्यू वेजरनिक साइंटिस्ट ने क्या किया, एमडब्ल्यू वेजरनिक साइंटिस्ट ने एक टोबैको मोजाइक वायरस से डिजीज से सफरिंग एक प्लांट का फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट के अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी उसी डिजीज से सफर करने लगा। तो इन्होंने कहा ये वायरसेस जो होते हैं वो मतलब जो भी ये डिजीज कॉजल एजेंट है वो कुछ लिक्विड है, और लिक्विड होने की वजह से इन्होंने इसको एक स्टेटमेंट भी दिया वायरसेस के लिए कि वायरसेस हैं क्या। इन्होंने इसको जो स्टेटमेंट दिया दैट वाज कॉन्टाजियम विवम फ्लूइडम। कॉन्टाजियम विवम फ्लूइडम, इसका मतलब कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो हाईली कॉन्टाजियस है और इजीली स्प्रेड हो रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ऐसे फ्लूइड को इन्होंने नाम दे दी, ऐसे फ्लूइड के लिए इन्होंने वायरसेस के लिए ये स्टेटमेंट यूज करी वायरसेस के लिए। अब देखिए वायरसेस जो है उसके लिए उसके जो नाम है वायरसेस का, वो सबसे पहले वायरस टर्म किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर साइंटिस्ट, आपने पढ़ा होगा जिन्होंने पास्चराइजेशन वगैरह करा है, जो मिल्क का हम पास्चराइजेशन करते हैं वो टेक्निक इन्होंने ही दी थी लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, इन्होंने ये टर्म दे दी वायरसेस। वायरस टर्म का मतलब होता है वेनम। वायरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेनम से। वेनम का मतलब है स्नेक पॉइजन। जितनी तेजी से इन्होंने कहा स्नेक पॉइजन जितनी तेजी से बॉडी में स्प्रेड होता है उतनी तेजी से वायरसेस जो है बाय एयर और बाय एनी जो भी इनका होस्ट है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में तेजी से फैल जाते हैं। इसमें वायरसेस की डिस्कवरी में सबसे ज्यादा जो बड़ा माइलस्टोन है वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने क्रिएट किया, दैट वाज W.M. स्टानले। W.M. स्टानले ने ये बताया कि वायरसेस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के। इसका इन्होंने कैसे प्रूव दिया, ही वॉज द फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज वायरस। इन्होंने सबसे पहले वायरसेस का क्रिस्टलाइजेशन किया। कौन से वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, TMV also again. TMV is the first virus to be discovered and TMV is again the first virus to be crystallized. इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरसेस को होस्ट सेल से बाहर निकाल के उसका क्रिस्टलाइजेशन करके दिखाया। इसका मतलब देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर जो डेड होता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है। इवन जो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपको मालूम है इनेमल जो है, दांत की जो ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। अब दांतों में ही कैविटी हो जाती है मतलब वो डिकम्पोज हो रहे हैं, उसमें बैक्टीरिया लग रहा है और वो आपके टीथ का डिकम्पोजिशन डीके कर रहा है जिसको आप कैविटीज बोल रहे हैं कॉमनली। तो अब आप ये लगाइए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है बॉडी का लिविंग है ना वो, तो लिविंग जो अभी है वो डिकम्पोज करेगा और जो नॉन लिविंग है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं करेगा, वो ही क्रिस्टल की फॉर्म में आता है। जैसे सॉल्ट वगैरह शुगर वगैरह इन सबके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो वैसे ही वायरस जो है होस्ट की बॉडी के बाहर क्रिस्टल की फॉर्म में आ रहा था। इसलिए इन्होंने कहा कि वायरसेस जो है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नॉन लिविंग है और ये बॉडी के बाहर नॉन लिविंग क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है। बॉडी के अंदर अगर जो इसको कोई सुटेबल होस्ट मिल जाए तो उसके अंदर ये इजीली ग्रो कर जाएगा, वहां पे अपना ग्रोथ करेगा, अपना डिवीजन परफॉर्म करता है, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट वन हम देखते हैं वायरसेस कितने टाइप के होते हैं। वायरसेस वायरसेस तो ऐसे तो बहुत टाइप के वायरसेस होते हैं। अगर जो हम ब्रॉडली इनको देखें तो वायरसेस जो है वो आपको मिलेंगे कुछ वायरसेस, जैसे अगर जो आप जो भी वायरसेस प्लांट्स में जनरली अटैक करते हैं तो वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं, उनका डीएनए या आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और अगर जो कोई वायरसेस किसी एनिमल्स में, जनरली जो ह्यूमन बीइंग में अटैक करने वाले वायरसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो जनरली आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस मिलते हैं। मोर कॉमनली जो एनिमल्स में या ह्यूमन में अटैक करने वाले वायरसेस हैं वो डबल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। लेकिन अब कुछ देख लेते हैं वायरसेस के बारे में। ज्यादातर आपको वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलता है, आरएनए भी कुछ वायरसेस में आपको देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि अब तो ज्यादातर जो वायरसेस देखने के लिए मिल रहे हैं जैसे कोरोना वायरस और ये आपका HIV वायरस वगैरह हो गया, TMV वायरस वगैरह हो गए, ये ज्यादातर अब आपको जो वायरसेस देखने के लिए मिल रहे हैं ये आपके आरएनए वायरस है। तो आरएनए अगर जो किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसको हम बोलते हैं राइबो वायरसेस। राइबो वायरस जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, अगर जो वो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को, यह आरएनए है,
अगर जो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी शो करता है, तो उस वायरस, उस टाइप ऑफ राइबो वायरस को हम एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ऐसे राइबो वायरस को बोला जाता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम रेट्रोवायरस बोलेंगे, ऐसे राइबो वायरसेस को। वायरस का बेसिक अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल कोई भी एक होगा। जैसे हमारी बॉडी में अगर जो जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो मेन जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, लेकिन हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए भी बन रहा है, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बन रहा है, और हमारी बॉडी के एवरी सेल में डीएनए के साथ साथ आपको आरएनए भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वायरस की अगर जो हम बात करें तो वायरस में आपको कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, या तो वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सेंटर में प्लेस होता है, उस जेनेटिक मटेरियल के बाहर आपको एक कोटिंग मिलेगी प्रोटीन की। इस कोटिंग को हम बोलते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल आ गया डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो कोटिंग आपको प्रोटीन की मिल रही है, इसको हम बोलेंगे कैप्सिड। एंड ये कैप्सिड कोटिंग जो होती है, ये छोटे छोटे जो प्रोटीन की लेयर्स और यूनिट्स होती हैं उनसे मिलकर बनती है। इन यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। These units are known as कैप्सोमियर्स। ये तो हो गए वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका कुछ भी शेप हो सकता है, लेकिन कुछ वायरसेस में अगर जो हम देखें तो कैप्सोमियर, कैप्सिड लेयर के बाहर भी एक और लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एनवेलप, और ये एनवेलप जनरली बनती है लिपोप्रोटीन से। दिस एनवेलप इज नोन एज लिपोप्रोटीन। लिपो इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। अगर जो ये किसी वायरस में एनवेलप नहीं है तो उसको आप निकेड वायरस बोलेंगे, और अगर जो किसी वायरस में एनवेलप है तो उसको आप कवर्ड वायरस भी बोलते हैं। जनरली आपको जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो नेकेड वायरसेस मिलेंगे, और जो एनिमल वायरस होते हैं वो एनवेलप्ड और कोटेड वायरस या कवर्ड वायरसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस या फिर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, ये आपके एनवेलप्ड वायरस हैं, ये आपके एनवेलप्ड और कोटेड वायरस होते हैं। अब इसमें कुछ वायरसेस के आपने स्ट्रक्चर देखने हैं, जैसे कि एचआईवी वायरस का हमने स्ट्रक्चर करना है, बैक्टीरियोफेजेस का हमने स्ट्रक्चर करना है, ये हमने वायरसेस के कुछ स्ट्रक्चर्स करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स, ये तीनों चीजें वायरस खत्म करेंगे, उसके बाद वायरॉइड्स एंड प्रायोन छोटा सा टॉपिक बचता है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।